गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हम जो है बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे थे सोशल ग्रुप्स के बारे में, और पिछली क्लास में हमने जो है सामाजिक समूह के प्रकार पढ़े थे। सामाजिक समूह के प्रकार में मैंने जो लास्ट हम पढ़ रहे थे वो था कि सामाजिक संबंधों के आधार पर हम सामाजिक समूह के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 प्रकार के जो हैं वो समूह देखे थे। प्राथमिक समूह, दैत्विक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह। ये 3 समूह जो है उसके बारे में मैंने बात की थी। आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारा प्राथमिक समूह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है हमारा फर्स्ट यूनिट में कि प्राथमिक समूह जो है उसकी विशेषताएं बताइए। प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक और दैत्विक समूह में अंतर बताइए। तो प्राथमिक समूह जो है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और वो सामाजिक प्राणी है, बिना समूह के वो नहीं रह सकता या अकेले वो व्यक्ति नहीं रह सकता। तो ये जो प्राथमिक समूह की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है चार्ल्स कूले ने दी। चार्ल्स कूले जो है अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने जैसा यहाँ लिखा हुआ है 1909 में जो है प्राथमिक समूह के बारे में इन्होंने बताया अपनी पुस्तक जो है सामाजिक संगठन में। ये जब अध्ययन कर रहे थे, या ये बहुत ही बड़े जो समाजशास्त्री रहे, तो उन्होंने समाज में देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके उद्देश्य समान होते हैं, और सामाजिक संबंध भी जो होते हैं वो बहुत घनिष्ठ होते हैं। या ऐसा कह सकती हूँ कि सामाजिक संबंधों में जो है बहुत ज़्यादा जो है घनिष्ठता देखने को मिलती है। तो ये घनिष्ठता जो होती है वो प्राथमिक समूह में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चार्ल्स कूले ने इन समूह को प्राथमिक समूह का। प्राथमिक समूह 2 जो है कारण हम देख सकते हैं प्राथमिक समूह की। पहली बात कि व्यक्ति जो है इन समूहों के संपर्क में सबसे पहले आता है, और दूसरी बात हमारे जीवन में इन समूहों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चार्ल्स कूले ने इन समूहों को क्या कहा, प्राथमिक समूह कहा। तो ये प्राथमिक समूह जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे उदाहरण मैं इसके दे सकती हूँ कि जैसे हमारा खेल समूह है, जिसे हम क्रीड़ा समूह भी कहते हैं। मैकाइवर पेज ने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे यहाँ देख रहे होंगे मित्र मंडली है, हमारा पड़ोस है, परिवार है, जिनके साथ हम बहुत घनिष्ठता के साथ रहते हैं, हमारे उद्देश्य समान होते हैं, उद्देश्य जो है एक जैसे होते हैं, और हम जो है बिना निस्वार्थ, ऐसे कह सकते हैं कि हमारा इन समूहों के साथ जो भी रिलेशन होता है वो निस्वार्थ होता है, किसी स्वार्थ के कारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्राथमिक समूह जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर निष्कर्ष रूप में मैं ये कहूँ तो प्राथमिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिसमें होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, शारीरिक निकटता घनिष्ठता पाई जाती है, समान उद्देश्य होते हैं, और सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता हमें देखने को मिलती है। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है, जैसे चार्ल्स कूले ने कहा कि शारीरिक निकटता जो है उन्होंने अनिवार्य रूप से माना, या शारीरिक निकटता को बहुत महत्व दिया है। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि कभी कभी लोगों में या सदस्यों में शारीरिक निकटता नहीं होती है, फिर भी वो जो है प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक सैनिक है जो है अपने दोस्त के साथ, बहुत दूर ये लोग रहते हैं, और अपने दोस्त के साथ जो है कंटिन्यू जो है पत्र व्यवहार रखता है या उसे बार बार लेटर्स लिखता है, तो वो भी प्राथमिक समूह का निर्माण करेंगे। हालांकि वहां पर हमें जो है शारीरिक निकटता देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सामाजिक संबंधों की गहराई है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के जो है हर दृष्टिकोण के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। तो ये अब क्या कहलाएगा, सामाजिक समूह का प्राथमिक प्रकार कहलाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो प्राथमिक समूह है उसमें मुख्य जो बात है वो है सामाजिक संबंध कितने ज्यादा घनिष्ठ हैं। तो आज जो हम हैं
विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो प्रकार से हम सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। पहली जो है इसकी भौतिक विशेषताएं, जो मैंने जैसे लिखा है यहाँ, भौतिक विशेषताएं जो बाह्य रूप से हमें देखने को मिलती है या हम उसको बाहर से देख सकते हैं, जिसमें है शारीरिक निकटता या समीपता। सबसे पहला जो है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें शारीरिक समीपता पाई जाती है। शारीरिक समीपता का मतलब है कि प्राथमिक जो समूह के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जैसे हम परिवार के सदस्यों की बात करें, साथ साथ रहते हैं, उठते बैठते, खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं। जो दो दोस्त होते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं एक साथ, तो वहाँ हमें क्या होता है, शारीरिक समीपता या शारीरिक निकटता देखने को मिलती है। तो शारीरिक समीपता या शारीरिक निकटता का मतलब यही होता है कि ये जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को अधिक से अधिक जो है समय देते हैं, एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक रहते हैं। अब सेकंड जो है वो मैंने लिखा है यहाँ, समूह का लघु आकार। प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें जो सदस्यों की हम बात करें वो बहुत कम होते हैं। उसका कारण है कि ये जो सदस्य होते हैं, यहाँ पे सदस्य संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। उसका कारण है कि कम जब होते हैं ये सदस्य तो घनिष्ठता बनी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा जो है सदस्य होंगे तो घनिष्ठता नहीं रहेगी या कम हो जाएगी, क्योंकि हम प्राथमिक समूह में जब कहते हैं कि सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं तो यहाँ जो है सदस्य संख्या कम होती है, और सदस्य संख्या कम होगी तो घनिष्ठता होगी, और अगर सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होगी तो घनिष्ठता नहीं होगी। तो अगर घनिष्ठता नहीं होगी तो वो प्राथमिक समूह की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम भौतिक विशेषताओं के रूप में देखें तो ये जो प्राथमिक समूह होता है उसमें सदस्य संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर ज्यादा होगी तो वहाँ शारीरिक निकटता प्लस सामाजिक संबंधों की जो गहराई है वो दोनों ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब दोनों ही कम हो जाएगी तो हम उसे प्राथमिक समूह नहीं कह पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें सदस्य संख्या जो होती है वो कम होती है, और इसीलिए जो है उनका आकार छोटा होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, हमारा परिवार है वो एक प्राथमिक समूह है जिसमें सदस्य संख्या सीमित होती है। मेरे दोस्त हैं या मेरी मित्र मंडली है, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी संख्या कम होती है। ऐसा नहीं कि पूरा जो है, जैसे मैं क्लास की बात करूं, हम एक क्लासरूम में हैं या हमारा जो है पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरा प्राथमिक समूह नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद हम नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करती हूँ, उनके बारे में सब जानती हूँ। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का आकार क्या हो गया, उस समूह का जो आकार है वो बहुत छोटा हो गया। जबकि क्लास दैतिक समूह कहलाएगी क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है और वहाँ हमारे रिलेशंस प्राथमिक नहीं है, या जो मेरे संबंध है वो घनिष्ठ प्रकार के नहीं है। तो ये हमने जो सेकंड पढ़ा स्टूडेंट्स, वो है समूह का लघु आकार। तीसरा जो है मेरा वो है संबंधों की अवधि। हम जो संबंधों की अवधि की बात करते हैं तो संबंधों की अवधि जो है वो भी प्राथमिक समूह की एक मुख्य विशेषता है। अगर संबंधों की अवधि लंबी होगी, या मैं कह सकती हूँ कि जो प्राथमिक समूह होते हैं वहाँ संबंधों की अवधि बहुत लंबी होती है और इसीलिए घनिष्ठता होती है। और अगर संबंधों की अवधि बहुत छोटी है तो हम मतलब ये कहेंगे कि वो प्राथमिक समूह की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जैसे मान लीजिए हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, हमने वहाँ से 3 साल एजुकेशन की, मेरी बीए हो गई, एमए हो गई, और फिर उसके बाद मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, तो वहाँ मेरी संबंधों की अवधि क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई, वो मेरा प्राथमिक समूह नहीं कहलाएगा। जैसे ही मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मेरी जो है संबंधों की अवधि वहाँ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन इसके बजाय अगर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है या मैं जो अपने परिवार के सदस्यों की बात करती हूँ, तो एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ, उनके साथ मेरी घनिष्ठता है और मेरे सामाजिक संबंध है। तो यहाँ क्या हो रहा है, संबंधों की अवधि जो है
बहुत लंबी होती है और उतने ही ज्यादा जो है संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं। तो संबंधों की अवधि और सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता का सीधा संबंध है। अगर अवधि बहुत कम होगी तो घनिष्ठता उतनी अधिक नहीं होगी। जितनी अधिक सामाजिक संबंधों की अवधि होगी उतनी ही अधिक जो है घनिष्ठता हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने प्राथमिक समूह में जो है तीन जो यहाँ हमने पढ़े हैं, ये हमारा क्या हो गया, भौतिक विशेषताएं हो गई जो हमें बाहर से देखने को मिलती है। अब सेकंड जो मैंने ली है वो है मेरी आंतरिक विशेषताएं। ये तो हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। अब हमारी है आंतरिक विशेषताएं जो हमें प्राथमिक समूह में देखने को मिलती है। फर्स्ट है मेरा उद्देश्यों की समानता। जब हम प्राथमिक समूह की बात करते हैं, प्राथमिक समूह के सदस्यों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें अधिकतर जो है उद्देश्य जो देखने को मिलते हैं वो समान उद्देश्य देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनमें उद्देश्यों में लेकर हमें जो है समानता देखने को मिलती है। वो कैसे देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि दो जो है मित्र हैं, दो मित्र जो है वो आपस में मित्र इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके विचार मिलते हैं, उनके जो है एक दूसरे से उद्देश्य समान है, एक दूसरे की उद्देश्यों में हमें जो है समानता देखने को मिलती है। अब दूसरा जो है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं कि प्राथमिक जो समूह के सदस्य होते हैं उनमें जो भी संबंध पाए जाते हैं वो स्वयं साध्य होते हैं। स्वयं साध्य का मतलब होता है कि ये जो सामाजिक संबंध होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि स्वार्थ नहीं होता है। ये नहीं है कि हम किसी स्वार्थ के कारण या किसी लालच के कारण इन संबंधों को बनाते हैं। यहाँ पर संबंधों को बनाए रखना कि मैं अपने मित्र को कभी नहीं खोना चाहती, उसे अपने मित्र के रूप में हमेशा रखना चाहती हूँ और मैं उस संबंध को बनाए रखने के लिए जो है हमेशा अपने जो है उद्देश्यों को ध्यान में रखती हूँ और मेरे को वो संबंध बनाए रखना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अपने मित्र से क्या हासिल कर सकती हूँ या मेरे मित्र के माध्यम से या मेरे परिवार के सदस्यों के माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो संबंध स्वयं साध्य है, संबंधों को बनाए रखना ही प्राथमिक समूह में सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा जो है मैंने लिखा है संबंध व्यक्तिक होते हैं। संबंध व्यक्तिक होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है प्राथमिक समूह में जो भी संबंध पाए जाते हैं वो व्यक्तिक प्रकार के होते हैं और समूह में जो भी व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे में जो रुचि रखते हैं सदस्यों में वो बहुत भावनात्मक तरीके से रखते हैं, या कह सकते हैं हर व्यक्ति की किसी स्वार्थ के कारण, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि व्यक्ति होते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो संबंध रखता है वो निस्वार्थ रखता है, बिना किसी स्वार्थ के रखता है और पर्सनली उसके जो है रिलेशंस होते हैं किसी ये कह सकते हैं कि किसी स्वार्थ के कारण नहीं होते। तो संबंध जो है व्यक्तिगत होते हैं और पर्सनल होते हैं। उसके बाद हमारा है कि संबंध जो होते हैं संपूर्ण होते हैं। संपूर्ण का मतलब ये होता है कि जब हम प्राथमिक समूह की बात करते हैं या प्राथमिक समूह के सदस्यों की बात करते हैं तो जो भी संबंध होते हैं वो हमारे जो है संपूर्ण होते हैं। संपूर्णता का मतलब होता है कि यहाँ हम जो सदस्य हैं, या मान लीजिए मैं अपने परिवार की बात करूँ या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात करूँ, अपने मित्रों की बात करूँ, तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेती हूँ, हम एक डॉक्टर की बात करते हैं। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो केवल हमारी बीमारी के बारे में या हमारे जो है इस विषय के बारे में जानता है कि हमारे जो है हमारी क्या बीमारी है या हमें किस चीज़ की कमी है, वो हमें टैबलेट्स दे देता है। वो केवल हमारे एक पक्ष के बारे में जानता है, हमें संपूर्णता के साथ नहीं जानता है। लेकिन जो मेरे मित्र हैं या जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो मेरे हर पक्ष के बारे में जानते हैं।
कि मेरा वो सामाजिक पक्ष है, वो राजनीतिक पक्ष है, वो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, या वो मेरा धार्मिक पक्ष है। हर दृष्टिकोण के बारे में या मेरी लाइफ के हर पहलू के बारे में उन्हें जानकारी होती है। तो ये जो प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं, इनमें हमें संपूर्णता देखने को मिलती है कि यहाँ मेरे जो भी प्राथमिक समूह के सदस्य हैं वो मेरे किसी एक पक्ष से संबंधित न होकर मेरे जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी रखते हैं, मेरे जीवन के सभी पक्षों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये संबंध जो है वो संपूर्णता हमें देखने को मिलती है कि हमारे किसी एक पक्ष से संबंधित ना होकर विभिन्न पक्षों की जानकारी ये प्राथमिक समूह हमारे बारे में रखते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है संबंध स्वतः विकास, कि जो भी प्राथमिक संबंध हमारे बनते हैं उनका विकास स्वतः होता है। ये नहीं है कि हमने जानबूझकर इन सामाजिक संबंधों का निर्माण किया हो। जैसे हमारे मित्र बनते हैं वो स्वतः ही, जब हम आप जैसे कॉलेज में अभी आए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि आप लोगों के कोरोना के कारण आप कॉलेज नहीं आ पाए हैं, लेकिन जब हम जो है एक स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो हमारे नए मित्र बनते हैं। और वो मित्र हमारे इसलिए नहीं बनते कि हम उनसे कुछ जो है स्वार्थ रखते हैं, वो स्वतः ही हमारे जो है मित्र बन जाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। या जब हम जॉब करने लगते हैं, व्यवसाय करने लगते हैं, तो हमारे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ उद्देश्यों की समानता हो जाती है और हम उनको जो है उनके साथ रहते हैं, हमारे विचार उनसे मिलते हैं। तो अपने आप स्वतः ही जो है इन प्राथमिक संबंधों का विकास होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी स्वार्थ के कारण जबरदस्ती नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो ये प्राथमिक समूह है जो वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इन सामाजिक संबंधों का जो है विकास वो स्वतः ही होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्राथमिक समूह होते हैं या प्राथमिक संबंध जो होते हैं उनका विकास जो है स्वतः होता है, जानबूझकर नहीं कराया जाता। जहाँ जानबूझकर विकास होता है वहां फिर हम उससे क्या कहते हैं, वो हमारा दैत्विक समूह हो जाता है। अब लास्ट हमने देखा प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। देखो स्टूडेंट्स, जब हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। अगर सदस्य है, समूह है या समाज है, वहाँ सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में जो है विभिन्न प्रकार के हमें जो है ये कह सकते हैं कि अव्यवस्थित समाज हमें देखने को मिलेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ है कि ये जो प्राथमिक समूह होते हैं यहाँ हमें अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर मैं सामाजिक नियंत्रण की बात करूं तो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में हम कानून, न्याय, कोर्ट, कचहरी इन सब की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं। लेकिन जब हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो हमारे जो है समूह, जो भी प्राथमिक समूह है उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटी छोटी परंपराएं होती है और कुछ ऐसे जो है नियम बनाए जाते हैं उन्हीं सदस्यों के द्वारा कि कोई भी जो है सामाजिक संबंध ना बिगड़े और सदस्यों में प्रेम बना रहे। उन नियमों के द्वारा जो परिवार का या उस प्राथमिक समूह का जो मुखिया होता है या जो सदस्य होते हैं वो उन नियमों का पालन करते हैं, उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि उस प्राथमिक समूह का अस्तित्व बना रहे और सदस्यों में किसी भी तरह से जो है लड़ाई झगड़ा ना हो। और प्राथमिक समूह के सदस्य भी यही कोशिश करते हैं कि वो अपने दूसरे सदस्यों को नुकसान ना पहुंचाएं और उन नियमों का जो है पालन करते रहें। तो प्राथमिक संबंध जो है वहाँ बहुत तगड़ी नियंत्रण शक्ति होती है, वहाँ किसी पुलिस की जरूरत नहीं होती है, कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप वास्तव में एक प्राथमिक जो है समूह के सदस्य हैं और अपने समूह के प्रति हम की भावना रखते हैं, अपने सदस्यों के प्रति जो है प्रेम रखते हैं, निस्वार्थ भाव रखते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ के जो छोटे छोटे नियम हैं, परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है उनके माध्यम से ही जो है
परिवार या उस प्राथमिक समूह के सदस्य जो हैं व्यवस्था बनाए रखते हैं। और हमेशा प्राथमिक समूह के सदस्यों में आपको देखने को मिलेगा कि एक सदस्य दूसरे सदस्य को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से जो है प्राथमिक समूह में जो है अपने आप ही स्वतः ही जो है एक अच्छी सी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात करी प्राथमिक समूह की विशेषताओं की। इसमें जो है हमने भौतिक विशेषताएं पढ़ी और आंतरिक विशेषताएं जो है उसके बारे में पढ़ा। और यहाँ नीचे मैंने एक जो डायग्राम बनाया है, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये हमारे प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गैंग, पड़ोस, परिवार, ये सब जो है प्राथमिक समूह का जो है उदाहरण देखे जा सकते हैं। इनको हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं, जिसमें हमें भौतिक और आंतरिक रूप से ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। ये उदाहरण जो है मैकाइवर पेज ने दिया है कि जो हम जब बच्चा अपने बाल्यावस्था में होता है, खेलता है, जो उसका क्रीड़ा समूह होता है, मित्र मंडली जो होती है, गैंग जो है, पड़ोस जो है और परिवार तो बेस्ट उदाहरण है हमारे प्राथमिक समूह का, जिसमें हमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं और प्राथमिक समूह जो है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भौतिक विशेषताएं हैं और ये आंतरिक विशेषताएं हैं जो हमें एक प्राथमिक समूह में देखने को मिलती है। तो ये अब हमारा हो गया प्राथमिक समूह। इसके बाद आता है हमारा दैत्तिक समूह। तो मैं एक बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट जो क्लास होगी तो मैं प्राथमिक और दैत्तिक समूह में अंतर बताऊंगी, तो वो जो है उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चार्ल्स कूले ने क्या किया, प्राथमिक समूह जो है उसके बारे में बताया और दैत्तिक समूह के बारे में चार्ल्स कूले ने कुछ भी नहीं बताया है। अगर मैं कहूँ कि दैत्तिक समूह की अवधारणा, तो ऐसा देखा गया दूसरे समाजशास्त्रियों ने कि समाज में केवल ऐसे ही समूह नहीं है जो जिनमें घनिष्ठता हो, शारीरिक निकटता हो, निस्वार्थ संबंध हो, या केवल समाज में प्राथमिक जो है समूह ही नहीं है। दूसरे समाजशास्त्रियों ने देखा कि इससे ठीक विपरीत विशेषता वाले जो हैं वो समूह भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैत्तिक समूह। जैसे प्राथमिक समूह में लघु आकार होता है, सदस्य संख्या कम होती है। दैत्तिक समूह में जो है वहां ठीक विपरीत हमें बहुत ज्यादा सदस्य देखने को मिलते हैं। वहां जो है सामाजिक संबंध जो होते हैं वो किसी उद्देश्य के कारण बनते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम दैत्तिक समूह के सदस्य बनते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मैं एक जो है कॉलेज में एडमिशन लेती हूँ, महाविद्यालय में प्रवेश लेती हूँ, तो मेरा वहाँ एक स्वार्थ है कि मुझे अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी करनी है और वहाँ से मुझे 3 या 5 साल का जो कोर्स करना है और उसके बाद मैं उसकी सदस्य नहीं रहूंगी। वहाँ सदस्य संख्या बहुत सारी हो सकती है, एक महाविद्यालय में 1000 स्टूडेंट हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, और उनमें हम की भावना हो ये संभव नहीं है। तो जब हम दैत्तिक समूह की बात करते हैं तो ठीक विपरीत विशेषता वाली, जो भी हमने विशेषताएं प्राथमिक समूह की पढ़ी, इससे ठीक विपरीत हमें जो है दैत्तिक समूह में देखने को मिलती है। तो समाज में हमें केवल प्राथमिक समूह ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि दैत्तिक समूह भी दैत्तिक समूह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके भी काफी सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो जब इसकी मैं नेक्स्ट क्लास जो मैंने अभी ये 3rd पार्ट बनाया है, जब नेक्स्ट जो है सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह का जब मैं 4th पार्ट बनाऊंगी, तो उसमें हम जो मुख्य जो ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनेगा मेरा, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और दैत्तिक समूह में अंतर बताइए। तो हम अगली जो क्लास पढ़ेंगे उसमें दोनों में अंतर पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज प्राथमिक समूह क्या होते हैं और दैत्तिक समूह क्या होते हैं। और एक छोटा सा मैंने जो तीसरा बताया था अर्ध प्राथमिक समूह, कि समाज में हमें कई बार ऐसे समूह भी देखने को मिलते हैं जो कि ना तो पूर्णतः प्राथमिक होते हैं और ना पूर्णतः दैत्तिक होते हैं। उनमें हमें शारीरिक निकटता और घनिष्ठता भी देखने को मिलती है, तो उनमें हमें जो है दैत्तिक समूह के गुण या दैत्तिक समूह की विशेषताएं भी देखने को मिलती है। तो ऐसे समूह जिनमें हमें प्राथमिक और दैत्तिक दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। तो आज मैंने आपको प्राथमिक समूह, दैत्तिक समूह,
और अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में बताया। अब मेरा जो सामाजिक समूह का पार्ट 4 होगा, उसमें मैं आपको प्राथमिक समूह और वैयक्तिक समूह में अंतर बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।